हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम आपको बताएंगे बेटा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम किस तरह से निकालते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियों में निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा क्लास। आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। फिर हम देखेंगे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और फिर हम दो मानक स्थितियों, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। ठीक है, टॉपिक्स मैंने बता दिए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। बहुत ही मजेदार होता है बच्चों और बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव का, कि विद्युत द्विध्रुव आखिर है तो है क्या। विद्युत द्विध्रुव जब दो विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं बेटा एक विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो विजातीय आवेश, विजातीय समझते हैं ना, धनावेश और ऋणावेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होने पर क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हमको डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे किस तरह से, हम इस तरह से लिखेंगे कि जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस युग्म को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। बहुत ही कम दूरी, यहां पर एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस लिया जाता है 2a। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश है बच्चों, बहुत ही कम दूरी, कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, 2a दूरी पर स्थित है। तो ये दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इतनी बातें तो क्लियर है ना सारे बच्चों को। दो विजातीय आवेश बहुत ही कम दूरी, अल्प दूरी पर होने पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश, इसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं बेटा 2a। डिस्टेंस को क्या मान के चलते हैं अपन, 2a। हमेशा याद रखना है इसको ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे बोलता है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये अध्रुवीय अणु हैं जिसमें धनावेश ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, बोलता है बेटा संपाती होते हैं। मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे अणु हैं जहां पर धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही पास स्थित होते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो ये अध्रुवीय अणु हैं। अगर हम इनमें विद्युत क्षेत्र लगाएं, देखो एक्चुअल में इस तरह से होता है ना, ये सारे जो है ना अध्रुवीय अणु कहलाते हैं बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है। यहां पर धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं एक ही बिंदु पर होते हैं, संपाती होते हैं। मगर जैसे ही यहां पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ना, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र लगाने पर। तो यही लिखा है, इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से विस्थापित होकर विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मतलब अध्रुवीय अणु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको सीखना होगा, ये चीज आपको यहां पर समझना होगा। बात समझ में आई क्या, क्लियर है ये फंडा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो आवेश, विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होने पर विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। एग्जाम्पल में बताया बेटा कुछ अध्रुवीय अणु जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिसमें धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। मगर जब हम इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाते हैं बच्चों, विस्थापित हो जाते हैं, अलग अलग होकर एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। बस इसी तरह से कुछ ध्रुवीय अणु भी है, जैसे H2 है, HCl, जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्या करते हैं बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण। अगर मुझसे आप पूछेंगे सर किस तरह से, जैसे कुछ समझाइए इसमें, तो H2O कितने H है बेटा, 2 H है। और ये O, ये क्या होता है, 2 माइनस H जो होता है 1 प्लस होता है, ये भी 1 प्लस होता है, 2 माइनस। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से एक धनावेश और एक ऋणावेश, और इधर से बेटा एक धनावेश और एक ऋणावेश मिलकर क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यहां से एक प्लस और एक माइनस, यहां से एक प्लस एक माइनस, क्योंकि 2 माइनस है। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव को समझ सकते हैं। तो है आसान। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव
दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होने पर वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। कुछ अध्रुवीय अणु भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, और कुछ ध्रुवीय भी है बच्चों, जैसे H2O है, HCl है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ओके, अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए सुनते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अभी जो हमने वैद्युत द्विध्रुव देखा उसमें से एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी का गुणनफल बोलता है। वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से बच्चों कोई एक आवेश ले लो, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, और दोनों आवेशों की बीच की दूरी या वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई, जिसे मैंने 2a बोला था, उनका मल्टीप्लिकेशन वो कहलाता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और p से डिनोट किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई, मैंने बताया अभी आपको, एक आवेश क्या होगा q और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है बेटा, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश होती है। तो ये याद रखना, एक सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, वो डायरेक्शन होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू मैंने यहां पर लिख लिया बेटा, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, 2a है, प्लस क्यू माइनस क्यू लिख लिया, बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2a है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि हम कैसे समझें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास में, दोनों आवेशों में से एक आवेश और क्या चीज बोलता है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाएंगे अपन, P से दिखाएंगे। एक आवेश Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, देन P इज इक्वल टू 2QA। ये हमारे पास में फार्मूला तैयार है, P इज इक्वल टू 2QA, ठीक है। अब सुनते जाएंगे, इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और दूरी का मात्रक मीटर। तो ये हम लिखते हैं बेटा कूलम मीटर। बात समझ में आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल होता है। हमने लिखा बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, एक आवेश Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी या उसकी प्रभावी लंबाई 2a, P इज इक्वल टू 2QA। P इज इक्वल टू क्या गया बच्चों, 2QA। मात्रक है हमारे पास कूलम मीटर। मात्रक क्या है बच्चों हमारे पास में, कूलम मीटर। ये हमारे पास में मात्रक होगा, ठीक है। ये अब आगे सुनिएगा मेरी बात, मात्रक क्या है बेटा हमारे पास में, कूलम मीटर है, ठीक है। ये चीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मात्रक हमारे पास कूलम मीटर है, इसका हम विमेय सूत्र भी बताते हैं। बहुत आसान होता है यार ये सारी चीजें। आवेश का क्या हो जाएगा बेटा, आवेश का हो जाएगा AT, ठीक है, और दूरी के लिए हो जाएगा बेटा L। हम अगर लिखेंगे m का पावर 0 लिखेंगे बेटा, ठीक है, LTA इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल m नहीं आया तो m का पावर 0 LTA विमेय सूत्र। प्रकृति, कैसी प्रकृति होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। अगर हम सदिश रूप लिखें तो वेक्टर P इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर P इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2QA। और ये देखो सदिश दिखाने के लिए हम यहाँ पर वेक्टर P यूनिट वेक्टर यहाँ बताएं। दिशा कैसी होती है बेटा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ऋणावेश से धनावेश की ओर ये यूनिट वेक्टर P लगा लिया हमने। यूनिट वेक्टर क्या लगा लिया बच्चों, P लगा लिया। तो ये प्रकृति कैसी होती है, इसकी सदिश होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आया क्या, एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल, ये मिलकर बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू 2QA। मात्रक कूलम मीटर। विमेय सूत्र बताया बेटा, प्रकृति सदिश है। दिशा कैसी होती है, सदैव ऋण आवेश से कैसे होती है, धनावेश की ओर होती है। इतनी बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब यहीं पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है,
अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, इन ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, यहां पर हमको किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आप तो अभी 12th पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो 12th पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने स्कूलों में जाएंगे तो जो एग्जाम्स होंगे, टेस्ट होंगे शुरुआत में, उसमें ये क्वेश्चन 100% श्योर पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बोलूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, जिसे हम एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कहते हैं बच्चों, वो होता है तो होता क्या है। तो सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले बोलता है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहा जाता है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बढ़ाए गए अक्ष पर, जो उसका एक्सिस होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उस बढ़ाए गए अक्ष पर हम वो बिंदु लेंगे बच्चों जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु कहां है? बिंदु जो है बच्चों वो बढ़ाए गए अक्ष पर है, और बिंदु अगर बढ़ाए गए अक्ष पर है तो इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है बच्चों अक्षीय स्थिति बोला जाता है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिएगा देखिएगा, यहां पर बिल्कुल आसान सा है बेटा। एक वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इसके एक्सिस को बढ़ाया, डॉट डॉट लाइन से हमने एक्सिस को बढ़ा लिया बेटा, और एक्सिस पर, ठीक है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने एक बिंदु P लिया। बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा क्या हो रही है पूरी कहानी। एक वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले तो यही याद रखना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। किससे मिलकर बना है बच्चों? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से। बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2a। अब हम काम क्या कर रहे हैं? इसके अक्ष को बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लाइन से इसके एक्सिस को क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया। अब अक्ष बढ़ गई कहां से? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितने डिस्टेंस पर? इस स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिए। चूंकि बिंदु P बढ़ाए गए अक्ष पर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहते हैं, और इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो याद रखिएगा बेटा, बिंदु P जो है, ये जो बिंदु P है, ये कौन सी स्थिति में है? ये है अक्षीय स्थिति में। ये कौन सी स्थिति में है बच्चों? ये अक्षीय स्थिति में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है? हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना बच्चों, वो दो रीजन से होगी। एक प्लस क्यू आवेश के कारण होगी और फिर माइनस क्यू आवेशों के कारण होगी। तो हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले जो हम निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे किसके कारण से? प्लस क्यू आवेश के कारण से। तो उसको मैं नाम दे दूं E प्लस क्यू। फार्मूला हो जाएगा मेरे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा चुका है आपको पिछले क्लास में, 1/4πε0। आवेश Q, बीच की दूरी कितनी बचा? Q से। इसको अपन वैद्युत द्विध्रुव को कुछ नाम दे देते हैं। इसको A नाम दे देता हूं, इस बिंदु को मैं B नाम दे देता हूं। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास AB है। A से P की दूरी AP आ गया बच्चों। AP का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले मैं धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं, ठीक है। किस पर? बिंदु P पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू ले लिया, 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू और P के बीच की दूरी AP है, ठीक है, ये AP का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर दिशा बताना बहुत जरूरी है। मैंने आखिरी क्लास में आपको दिशा देखना सिखाया था। AP के अनुदिश हमेशा याद रखना, जब भी किसी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, उसकी दिशा बच्चों हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो E प्लस क्यू वेक्टर E प्लस क्यू की डायरेक्शन आउटवर्ड, धन आवेश के कारण उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो AP के अनुदिश अगर आप यहां पर AP कैलकुलेट करें, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा AP, इस डायग्राम से आपको निकल जाएगा। तो AP कहां से निकालोगे? डायग्राम में देखो, अगर आप OP में OA को माइनस कर देते हैं बेटा, OP माइनस क्या कर देते हैं? OA कर देते हैं,
डायग्राम में देखो, हमको एपी निकालना है बच्चों। एपी कैसे निकाले, ये ओपी में ओए हटा दिए, ठीक है, ओए घटा दिए, ठीक है, तो ओपी माइनस ओए। ओपी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर है, और ओए की वैल्यू कितनी है बेटा, स्मॉल ए है, तो आर माइनस ए आ गया ये हमारे पास में, ठीक है। अब ई प्लस क्यू 1/4πε0, ठीक है, क्यू ए पी आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एपी के अनुदिश, ये एपी के अनुदिश बच्चों, ठीक है, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल साल की शुरुआत है, आराम से पढ़ो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना बेटा। E प्लस क्यू इजिकल टू 1/4πε0, क्यू अपॉन एपी का स्क्वायर, एपी के अनुदिश, एपी इजिकल टू ओपी माइनस ओ ए आर माइनस ए। ई प्लस क्यू 1/4πε आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास धन आवेश के कारण आ गया। बस ठीक ऐसे ही बच्चों, अगर मैं अब ऋण आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण निकालूंगा तो इसको मैं नाम दे दूंगा E माइनस क्यू। फार्मूला मेरे पास बनेगा 1/4πε0, ठीक है। आवेश कितना बेटा, Q, बीच की दूरी कितनी हमारे पास में, B से, माइनस Q कहां पर है, B से, तो B और P के बीच की दूरी BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। दिशा बताओ आप लोग, ऋण आवेश के कारण मैंने बताया था, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, E माइनस क्यू अंदर की ओर, ठीक है। तो कौन सी दिशा अंदर से, P से B की दिशा में, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा PB के अनुदिश, PB के अनुदिश, कौन से डायरेक्शन में, PB के अनुदिश, ये आ गया। अब जैसे हमने प्लस क्यू के लिए मैंने AP का वैल्यू निकाला था, वैसे ही बेटा माइनस क्यू के लिए अपन क्या करेंगे, अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, अपन निकालेंगे बेटा P और B के बीच का डिस्टेंस, तो PB हमको निकालना पड़ेगा या BP निकालना पड़ेगा। देखो डायग्राम में कैसे निकाल सकते हैं BP, ये BP यहां से यहां तक OP प्लस OB, सबसे सरल तरीका है OP प्लस OB, तो ये हो जाएगा बेटा BP इजिकल टू OP प्लस OB। OP कितना R, OB कितना A। ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a होती है, तो आधी दूरी A, आधी दूरी है। यहां पर मैंने OA को A लिया था, यहां पर OB को मैंने A लिया, तो R प्लस A ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। अब वैल्यू रख दो फटाफट, चलिए। E माइनस क्यू, E माइनस क्यू बेटा कितना आया मेरे पास में, 1/4πε0 आवेश Q, बीच की दूरी कितनी आ गई, R प्लस A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बना, ठीक है। तो मैंने पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया बच्चों, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब यहां पर बात आएगी परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो क्या निकलेगा। तो ध्यान से सुना मेरी बात बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे की क्या है बच्चों, विपरीत है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, ये प्रश्न उठता है यहां पास में। तो यहां पर अगर हम देखें तो बिंदु P जो है प्लस क्यू आवेश के ज्यादा पास है, किसकी तुलना में, माइनस क्यू आवेश के कारण, जो माइनस क्यू आवेश से जो दूरी है बच्चों से। तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस क्यू आवेश के कारण ज्यादा होगा, किससे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण से। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई, ये बात क्लियर है कि नहीं, फिर से सुनिएगा। मैंने क्या बोला सबसे पहले बेटा, जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर मैंने बोला कि बिंदु P पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा कि ऋण आवेश के कारण से, किसके कारण ज्यादा होगा, धनावेश के कारण। और रीजन साफ है कि धनावेश जो है बिंदु P के अधिक पास है, किसकी तुलना में बच्चों, ऋण आवेश की तुलना में। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो यहां पर ठीक है हम निकालेंगे क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे बच्चों, तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बेटा E इजिकल टू, ये जो E प्लस क्यू आया उसमें हम E माइनस क्यू को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। क्यों, जबकि
हमको मालूम है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू विपरीत दिशाओं में है, तथा ये जो अपना E प्लस क्यू है बच्चों, ये ग्रेटर देन है E माइनस क्यू से। ये कुछ रीजंस है जिसके कारण से अब दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए भी माइनस चिन्ह लगा, क्योंकि E प्लस क्यू के विपरीत E माइनस क्यू है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि E प्लस क्यू का मान ज्यादा है E माइनस क्यू से बेटा, मतलब धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र था वो ज्यादा है, किसके कारण से, ऋणावेश के कारण से। तो हमने जो बड़ा है उसमें से हमने छोटे वाले को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको घटाना पड़ेगा। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0। आवेश क्यू है, क्या आया था ये समीकरण नंबर 1 में, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/4πε0। ये कितना आवेश है हमारे पास, यहाँ पर भी क्यू है बच्चों, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले पेज में हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है? तो 1/4πε0 क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से ना, कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए बेटा। एक बार और लिख दूं क्या, चलो एक बार और लिख देता हूं। क्या है हमारे पास 1/4πε0 क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आ रहा है बेटा 1/4πε0, ठीक है, क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास में। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा बेटा q/4πε0, ठीक है, और ये बचा हमारे पास में 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, q/4πε0, ठीक है, ये r माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया बेटा r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैसे है देखो, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया बेटा। एलसीएम लेने के बाद अगर मैं इस r माइनस ए को इधर लाकर नीचे लाकर डिवाइड करूंगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर 1 से गुना क्या होगा बेटा, r प्लस ए का होल स्क्वायर 1 से गुना होगा तो यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। फिर r प्लस ए स्क्वायर को अगर मैं नीचे डिवाइड करूंगा तो r प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r माइनस ए बचेगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा और चिन्ह बीच में माइनस है। ठीक है, जैसे हम भाग देते हैं भिन्नों को, बस वैसे ही। E इज इक्वल टू हमारे पास आया बेटा q/4πε0, ठीक है, ऊपर का कहानी देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a का स्क्वायर माइनस, ये क्या है हमारे पास माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ra माइनस a का स्क्वायर, सॉरी प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी का बेटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां पर नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अभी आपकी 12th की शुरुआत है, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा अपना बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा रखना। देखो फार्मूलों का यूज बहुत ज्यादा होता है, मैथ्स के जो बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे जो फंडे ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं बेटा। मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर a माइनस बी का, नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, वो फार्मूला मैंने लगाया। अब देखो यहाँ पर एक काम और कर देता हूं यार, यहीं पर ये मैं अगर ब्रैकेट को हटाऊं बच्चों, ब्रैकेट को हटाने से क्या होगा मालूम है, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस होना वाला था वो माइनस हो गया, ये माइनस, देखो इधर देखो, ये मैंने ब्रैकेट है मेरे पास बेटा, ठीक है, ये मेरे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा रहा हूं, इस ब्रैकेट को हटा रहा हूं, तो ब्रैकेट को हटाने से साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज होगा मालूम है, ये जो r स्क्वायर प्लस था ना, ये माइनस से गुना होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, और ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा,
और ये प्लस था वो क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो इस तरह से यहां पर देखें तो आर स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और ये मेरे पास बचा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4a 2ra 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सुनिएगा, E इज इक्वल टू बच्चों क्या है मेरे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। हाँ, लिखने का तरीका ये देखो 4ra, इसको मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख लेता हूं बेटा, ठीक है, और 2QA अलग कर लेता हूं, 2QA को मैं अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास में, ये बना बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2QA अलग कर लिया 4 में से 2 को, तो क्या बचा बेटा, इंटू 2R, इंटू क्या बचा 2R बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। जबकि मालूम है वैद्युत द्विध्रुव गुण P इज इक्वल टू 2QA होता है, तो ये फार्मूला आ गया बेटा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR, P का मान 2QA रखा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में बेटा, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार देख लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने एलसीएम लिया, ऊपर आर प्लस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 में, फिर माइनस, फिर आर माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन किए बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कराएं, बच रहा था 4RA, ठीक है। 4RA को इंटू क्यू था ना, तो हमने क्या लिखा है 2QA इंटू 2R, ताकि हम 2QA को P बना सकें। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ गया। ये आता है अक्षीय स्थिति में क्या चीज, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन बोलता है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए बच्चों, ठीक है, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो A की वैल्यू है ना वो बहुत कम हो जाएगी। A की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगी, किसकी तुलना में, R की तुलना में। A की वैल्यू जो है कैसी हो जाएगी बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगी, किसकी तुलना में, R की तुलना में, ठीक है, R की तुलना में कम हो जाएगी। अतः ठीक है, अतः हम क्या कर सकते हैं यहां पास में, अतः हम A बराबर 0 अर्थात A को नगण्य मान लेने पर, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी बेटा, नगण्य मान लेने पर। बात समझ में आ रही है। छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए A जो छोटा है वैद्युत द्विध्रुव, तो प्रभावी लंबाई बहुत ही कम हो जाएगी, तो A बहुत ही कम होता है किसकी तुलना में, R, तो A को हम 0 मान लेंगे, अर्थात A को हम नगण्य नेग्लेक्ट करके चलेंगे, A की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2PR, A को 0 मान लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, केवल R स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा R का पावर 4, ठीक है। A 0 हो गया तो R स्क्वायर होल स्क्वायर कितना, R का पावर 4, एक एक R कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R का क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बच्चों, व्यंजक होता है। इस तरह से आपको निकालना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। साथ साथ कॉपी में बनाएंगे, 5 नंबर में आएगा, एग्जाम में आएगा तो कितने नंबर में आएगा बच्चों, 5 नंबर में। और क्वेश्चंस अगर 5 मार्क्स में आ रहे हैं तो मेहनत तो लगेगी भाई, और फिजिक्स जो है मैंने बोला है पूरी की पूरी प्रैक्टिस मेहनत का काम है। ऐसी ही कोई, ठीक है, खाने के लिए हमको मिल नहीं जाएगा। देखो गुलाब जामुन बहुत ही मजेदार एक मिठाई होती है गुलाब जामुन, ठीक है, खाते बहुत अच्छा लगता है बेटा, खूब आनंद आता है, खूब मिठास रहती है। अब कभी वो प्रोसेस जान के देखो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे पहले उसको जो उसका बनाने वाला हलवाई रहता है वो पहले सबसे पहले उसके लिए जो भी मटेरियल आता है बेटा, आटा या मैदा जो भी रहता है उसको गूंथता है पानी में, उसके छोटे छोटे गोले बनाता है, फिर उसको फ्राई करता है, उसके लिए चाशनी तैयार करता है, फिर चाशनी में उसको डुबोता है, फिर थोड़ा समय लेता है अपने सेफ साइज और चाशनी में भीगने के लिए, तब जाकर हमको खाने के लिए मिलता है, ठीक है।
तो मेहनत है कि नहीं है? बहुत मेहनत है। बस वैसे ही आपको मेहनत करनी है, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 समझना है। अभी अभी आप 11th से 12th में आए हैं, बिल्कुल हड़बड़ी मत करो। मैंने देखा है आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी अपने पैशंस खो देते हैं ना, बहुत जल्दी। ठीक है, हाँ, सब्र रखना सीखे ही नहीं है लगता है। बस उनको तो बना बुनाया चाहिए, कोई भी ला के दे दे कहीं से भी हो, बस खाने के लिए मिल जाए। और फिजिक्स वगैरह मैथ्स वगैरह तो ऐसा लगता है अरे यार बस हमको ऐसी समझ में आ जाना चाहिए, चुटकी बजाते ही भाई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ जाएगा ना, कोई भी टीचर हो, आपको एकदम दिमाग में तुरंत समझा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, ये मेहनत का काम है बहुत। प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख लिख के देखो, अभ्यास करो। अभ्यास ही सबसे बड़ा समाधान होगा फिजिक्स के आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को देखा है, बोलते हैं ऐसे ही हो जाएगा, आसान है। आपको 10 चीजें बताएंगे जिसमें आपको मजा आएगा बेटा, लगेगा सही में यार सर बोल रहे हैं तो बहुत आसान होगा। मगर आसान तो है उसी बच्चे के लिए जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है। और नहीं पढ़ोगे, बस ये सोचते रहोगे कर लेंगे तो फिर नहीं होगा। करना होगा, करके देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा। और ये मेहनत का काम है। जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूँ। 12th फिजिक्स में है तो शुरुआत से ही बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करने की और रगड़ के पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। जितना ज़्यादा आज तुम मेहनत करोगे ना, आने वाला समय तुम्हारा आसान होगा, एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएंगे। तो शुरुआत से बिल्कुल भिड़ जाइए, ये मैंने बता दिया। अब देखो बेटा, इसी में आज मैं एक और स्थिति आपको बताऊंगा। कौन सी स्थिति है हमारे पास? अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। डायग्राम को समझना, पहले तो ये समझ लो कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। बोलते हैं जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। बोलता है, ठीक है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति या क्या कहते हैं बच्चों हम, कि निरक्षीय स्थिति में है, ये बोला जाता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर होता है। अब बोलोगे सर लंबार्धक क्या है, एक बार समझा तो दो हमको लंबार्धक क्या है। तो लंबार्धक मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कोई रेखा है ना, ठीक है, डिवाइडर ले लो, आधे से ज्यादा का एक आर्क ले लेना। डिवाइडर मालूम है ना, ठीक है, प्रकार बोलते हैं हिंदी में। डिवाइडर ले लेना बेटा, आधे से ज्यादा आर्क ले लेना, एक इधर काट देना, एक इधर काट देना, फिर इधर से भी आर्क एक इधर सेम, एक इधर काट देना। ये दोनों बिंदु, ये दोनों कटान बिंदु ये लंब बनाते हैं। यहां पर क्या बनाते हैं बच्चों, ये लंब बनाते हैं, ये लंबार्धक कहलाता है। तो जब कोई बिंदु, अगर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश और ये कोई माइनस क्यू आवेश, ये वैद्युत द्विध्रुव है, जब कोई बिंदु इस लंबार्धक पर स्थित होगा ना, तो उसे हम कौन सी स्थिति में कहेंगे बच्चों, निरक्षीय स्थिति में कहेंगे। उसे हम कौन सी स्थिति में कहेंगे, हम निरक्षीय स्थिति में कहेंगे। देख लो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझते चलिएगा फिर से डायग्राम को। सबसे पहले तो बनाना बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनाए, बीच की दूरी 2a है। ठीक है, अब लंबार्धक पर बोलता है, तो मध्य बिंदु O से, मैंने लंबार्धक अभी बताया, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव, इसको भी मैं नाम दे देता हूं बेटा, ये A है, ये मेरे पास बिंदु B है। वैद्युत द्विध्रुव AB, फिर से देख लो, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। बीच की दूरी कितनी बेटा, 2a है। मध्य बिंदु O है, तो ये 2a जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a और स्मॉल a इस तरह से दो भागों में बढ़ गई। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या ज्ञात किया हमने, P। एक बिंदु क्या लिया बेटा, P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। चलो हम यहां पर देख ही लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले धनावेश के कारण निकालेंगे, E प्लस क्यू। फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, आवेश Q है, बीच की दूरी बेटा A से P के बीच की दूरी AP का स्क्वायर, दिशा AP के अनुदिश, AP के
अनुदिश। या फिर अपन इसको 1 2, बच्चे लोग कई लोग बोल रहे हैं सर 1 2 क्यों नहीं नाम दे रहे हो, तो चलो मैं 1 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ। बेटा ये क्या आ गया मेरे पास में, AP के अनुदिश, ये A से P की दिशा में AP के अनुदिश। बात समझ में आया। E1 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर AP के अनुदिश, ये पहला। अब ऋण आवेश के कारण निकालूंगा, उसको मैं E2 नाम दे देता हूं बेटा। E2 इजिकल टू 1/4πε0, आवेश Q है, माइनस Q आवेश B पर रखा है बेटा, तो BP का स्क्वायर, ये आ जाएगा PB के अनुदिश। ये क्या आ जाएगा बेटा, PB के अनुदिश हो जाएगा। ये PB के क्या हो जाएगा बच्चों, अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आवेशों के कारण, प्लस Q आवेश के कारण को मैंने नाम दिया E1, और 1/4πε0 A से P की दूरी AP का स्क्वायर, तो AP के अनुदिश A से P की दिशा में। E2 बेटा माइनस Q आवेश के कारण निकला 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर, PB के अनुदिश। ठीक है, दिशा ये देखो नीचे की ओर E2, ये A से P की दिशा में। धन आवेश के कारण मैंने बताया हमेशा बाहर की ओर होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऋण आवेश के कारण हमेशा अंदर की ओर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो E2 की डायरेक्शन अंदर की ओर। बात क्लियर है इतना आपको? ठीक है, ये अब देखो बेटा इस तरह से निकालने का यहां पर रीजन है हमारे पास में। देखो यहां पर AP और BP आपस में कैसे हैं, बराबर है। दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में आपको, ये साइड AP, ये साइड BP की क्या है बच्चों, बिल्कुल बराबर है। AP और BP आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जबकि AP बराबर BP है, इसलिए E1 बराबर है E2। दोनों आवेश भी दोनों विद्युत क्षेत्र भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। AP बराबर है BP, अतः E1 बराबर है E2। तो यहां पर हमको जो निकालने का मेथड है ना, वो थोड़ा सा अपने को अब चेंज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यदि E1 और E2 का परिणामी E है, तो ठीक है, तो यहां पर हम कुछ कोण को मानेंगे बेटा। ये वाले एंगल को मैं थीटा मान लूंगा, ठीक है, और ये वाले एंगल को भी मैं क्या मान लूंगा बेटा, थीटा मान लूंगा। और देखो परिणामी, ये परिणामी E1 E2 का परिणामी, ठीक है, इसके कहां से निकालेंगे बेटा, मध्य से निकालेंगे। ठीक है, हमने मान लिया है E1 E2 का परिणामी कितना है, मान लिया बेटा E है। ये हमने यहां पर मान लिया है, परिणामी कितना आ गया बेटा E। अब यहीं पर समझना ना, थोड़ा सा ये प्रश्न अलग है। क्यों अलग है, E1 E2 निकाले, AP बराबर है BP के, दोनों साइड्स बराबर हैं, तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। ठीक है, E1 बराबर हो गया E2। अब मैंने यहां पर कुछ एंगल्स को मान लिया है, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ये वाला एंगल थीटा। E1 E2 का परिणामी E निकला बेटा। देखो यहां पर ये कोण थीटा है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये समांतर भुजाएं है ना, तो ये थीटा हो गया। ये कोण थीटा बेटा, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, तो थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, मतलब ये है। E1 E2 के बीच में कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है बेटा, 2 थीटा का कोण बन रहा है। अब यहां पर हम, ठीक है, E1 को 2 घटकों में वियोजित करेंगे बेटा। 2 घटकों में, ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, 2 समकोणिक घटकों में वियोजन। ठीक है, 2 घटकों में वियोजित करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 घटकों में वियोजित करेंगे तो E1 cos थीटा, ये परिणामी की दिशा में, E1 साइड थीटा बेटा कौन से, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ठीक है, पहला घटक आएगा हमारे पास E1 cos थीटा, ठीक है, और दूसरा घटक आएगा बेटा E1 sin थीटा। ये किधर हुआ, ऊपर की ओर गया। ठीक है, उसी प्रकार E2 को 2 घटकों में वियोजित करने पर बेटा, 2 घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहला
ठीक है, पहला हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखते रहना ना। E2 को अगर हम दो घटकों में वियोजित करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो E2 का एक घटक cos थीटा वाला तो उधर ही आएगा बेटा, दूसरा घटक किधर आ जाएगा, नीचे की ओर। तो ये आ जाएगा E2 cos थीटा और दूसरा आ जाएगा बेटा E2 sin थीटा। इसको समझा देता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। देखो होता क्या है बेटा, जिधर एंगल होता है ना, इसके लिए शॉर्टकट एक तरीका होता है। जिधर एंगल बनता है बेटा, जैसे ये एंगल, ये E1 है, E1 जो है थीटा एंगल इस जिस साइड के साथ बना रहा था, ये वाले साइड के साथ बना रहा था, तो जिधर थीटा एंगल बनता है उधर वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है और दूसरे साइड का E1 sin थीटा। ये एंगल थीटा बना रहे हैं E2, ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट जिधर थीटा बन रहा है एंगल उधर वाला cos थीटा और दूसरे तरफ वाला नीचे तरफ वाला बेटा E2 sin थीटा। ठीक है, ये E2 sin थीटा है ना, ये इधर का बता रहा है ना, मैं जगह नहीं था इधर लिख दिया हूं E2 sin थीटा। तो इस तरह से हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या कर लिया बेटा, इसको डिवाइड कर लिया दोनों को। ठीक है, अब देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये कैसा है बेटा, ये परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत हैं, और दिशाओं में कैसे हैं बच्चों, विपरीत हैं। दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हैं और दिशाओं में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, ये कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, टोटली कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, यहां लिखेंगे हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने पर आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अतः E इज इक्वल टू बच्चों, अतः E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जबकि E1 बराबर है E2, इसलिए E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, मैं E2 की जगह भी E1 लिख लूंगा, E1 cos थीटा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू बच्चों 2E1 cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला आएगा। बात समझ में आया, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट थे और परिमाण में बराबर थे, E1 E2 भी बराबर है बेटा, तो कैंसल हो गए। E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे बोलते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं, तो दोनों के दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा, ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, फार्मूला आ गया। ठीक है, E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा हमारे पास फार्मूला आ गया। अब बस इसमें मान रखेंगे, हमारा बन जाएगा, जैसे 2 है, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या आ गया बेटा, AP का स्क्वायर। cos थीटा हमको वही डायग्राम में देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर डायग्राम में आते हैं हम। ये देखो, कोई भी एक त्रिभुज ले लो। ठीक है, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं अपन, AOP, त्रिभुज AOP cos थीटा, आधार बटा कर्ण। यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं बच्चों, तो cos थीटा कैसे निकालूंगा, आधार, आधार क्या है मेरे पास OA, कर्ण क्या है बच्चों मेरे पास में, कर्ण क्या है AP। चलो उधर ही निकालते हैं इसको, यहां पर लिख लेता हूं मैं त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में। ठीक है, त्रिभुज AOP में। ठीक है, पहले तो AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या AP देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तथा हमको और क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है OA, कर्ण क्या है बेटा AP।
OA और ये AP। OA A है और AP क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हमारे पास में है बच्चों। तो चलो हम मान रखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देना बेटा, ये है हमारे पास A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो, या यहाँ पर अभी ऐसे लिखे रहते हैं क्या, कॉस थीटा ही, चलो इसको अपन यहाँ पास में भी केवल कॉस थीटा लिखे रहते हैं, यहाँ पास अपन इसको केवल कॉस थीटा लिखे रहते हैं। तो देखो मान क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू बच्चों 2 को उधर ही कर देते हैं, 1/4πε0 लिखते हैं सबसे पहले, तो 1/4πε0 2qa को मैं एक साथ ले लूंगा। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू अगर मालूम है तो रख देते हैं ना यार, एक लाइन फिर लिखना पड़ेगा इसी के चक्कर में, फिर ये आ जाएगा बेटा A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2qa को मैंने लिख दिया। AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये नीचे और कुछ बचा है हमारे पास में, क्या बचा है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बचा है बच्चों। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2qa वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर घात में कुछ नहीं है, मतलब 1, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1 धन 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। और यही होता है बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर भी आप जो केस है वो लगा सकते हैं छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए बच्चों क्या होता है, R की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है A से, अतः A को नगण्य मान लेने पर, ना के बराबर लेने पर, मैंने बताया A का मान क्या रख लेना बेटा, 0 रख लेना। A का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू बच्चा 1/4πε0, ये P है, नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर, A स्क्वायर को 0 रख दूंगा, 3/2, 2 क्या हो गया बेटा, कैंसल। E इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1/4πε0 T अपॉन क्या आ गया, R का क्यूब, ये मेरे पास फार्मूला आ गया, ये आ गया मेरे पास फार्मूला। ये निरक्षीय स्थिति में आया, ये कौन सी स्थिति में आया बेटा, ये निरक्षीय स्थिति में आया। तो ये आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से कैलकुलेट करके इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। अब अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तुलना, तो अक्षीय में हमने देखा बेटा ई अक्षीय, फार्मूला क्या देखे, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, ये आया 2p अपॉन R का क्यूब, ठीक है। और निरक्षीय बेटा ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर 1/4πε0, ठीक है, ये आया हमारे पास में p अपॉन R का क्यूब, ठीक है। ये अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लें, तो अगर मैं भाग कर दूंगा बेटा, समीकरण 1 भागित क्या कर दूं, समीकरण 2 कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय बराबर क्या हो गया, 2/1, 2/1, तो ये आ जाएगा ई अक्षीय बराबर 2 गुना ई निरक्षीय, मतलब अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति से। ये अक्षीय और निरक्षीय छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और इसके साथ साथ बच्चों आप यहां पर ना ये अंतर भी याद कर लेना, अक्षीय निरक्षीय, ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आज की हमारी छोटी सी क्लास थी बच्चों। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ए तथा उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कैपिटल ई स्मॉल ई है तो क्या होगा। अभी बताया अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति, ए मतलब एक्सियल, ई मतलब इक्वाटोरियल, ठीक है, ये याद रखना बेटा बिल्कुल। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। अब इसके बाद में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस के प्रमेय की ओर चलेंगे बेटा। हम आपको बताएंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, उसके अनुप्रयोगों के बारे में बताएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बेटा, ठीक है। वीडियो जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आज की क्लास हमारी लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लग रही है, और बिल्कुल 2024 की सारी क्लासेस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब करने, और क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।